स्टूडेंट फर्ज अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया जा रहा है ऑब्जेक्टिव 201 का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर को भी अपने दो पार्ट के अंदर कवर करना है। उसकी रीज़न ये है कि आप जब बुक ओपन करते हैं मीन्स के हैंडआउट जब ओपन करते हैं उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मटीरियल नज़र आएगा। और जब ओरिजिनल लेक्चर्स वीडियोस होते हैं तो उसके अंदर बहुत शॉर्ट सा बताया जाता है और मुझे आवाज़ें आ रही है कि जी हम ओरिजिनल लेक्चर सुन रहे हैं तो उसके अंदर बहुत शॉर्ट है और समझ नहीं आ रही। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा सबर कर रखना पड़ेगा। और अगर मैं भी ऐसा ही लेक्चर बना दूँ जिसकी समझ नहीं आती तो इस तरह के तो आपको बहुत लेक्चर मिल जाएंगे जिनकी समझ नहीं आती। अगर मैंने भी वैसा बना दिया तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। इस वजह से थोड़ा लेंथ ज़रूर होगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा कि इसके अंदर लेक्चर 3 के अंदर क्या है। चले जी अभी चलते हैं हैंडआउट्स के ऊपर और आपके साथ बाकी की कुछ हम शेयर करते हैं। अच्छा, तो हम कर क्या रहे हैं लेक्चर 3 के अंदर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ है हमने दिखाई तो गई नहीं है, बनवाई भी नहीं गई। तो याद रखिएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि MG 201 का जो प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट है वो है MGT 101 प्लीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने वहाँ पे बनाई थी उनका एनालिसिस यहाँ करना है। एनालिसिस मीन्स के कि हमने उनको ऐसा समझना है कि हम उसको देख के क्या रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कि आप फाइनेंशियल मैनेजर बनने जा रहे हैं, अभी अकाउंटेंट आप बन चुके हैं पिछले सेमेस्टर के अंदर, अभी आपने फाइनेंशियल मैनेजर बनना है तो आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो देख के समझ आ जानी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन फर्म का किस पोजीशन में इस टाइम। तो ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये वाला टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो इसका इनिशियल पोर्शन है जैसे ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले, ये मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा। लेकिन अब जब आप अपनी बुक देखेंगे तो वहाँ पे कुछ थोड़ा रिव्यू भी है पिछले लेक्चर का, वो मैं रिव्यू छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम पहले उसको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अभी देखते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले वो ये बात कर रहा है कि बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट 4 है जो हमने पीछे भी बात की है। बैलेंस शीट ये ABCD आप इनके नाम देख लीजिएगा, पहले इसको बता चुका हूँ। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है जी। ये इक्वेशन जी ऐसे क्यों लिख ली है इसने जनाब, ये इक्वेशन तो ऐसी थी नहीं। इक्वेशन तो थी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर्ड होल्ड इक्विटी। इसको हमने बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। दूसरी स्टेटमेंट जो हमारे पास होती थी वो थी इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब इसने सारा को उठा के एक में डाल के कहा जी ये है फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। मान लेते हैं जी ठीक है, अब उसकी बुक है वो जो मर्जी करे इसके साथ हमें भी मानना पड़ेगा। खैर हमने इस सब्जेक्ट की तक अगर हम रहते हैं तो हमने इसको ऐसे ही देखना, लेकिन आपने बेसिक जो इक्वेशंस पढ़ी के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर वही इक्वेशन चलती है। यहाँ पे उसको थोड़ा सा ये बताना चाह रहा है कि जो लेफ़्ट साइड पे जितनी भी दो क्वांटिटी लिखी हुई है और इस पे राइट साइड पे 3 लिखी हुई है, जो लेफ़्ट साइड पे 2 है ये जब इंक्रीज इस पे करना होता है क्योंकि ये हेड तो है ना अपने तौर पे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर देखा है, जब इनके अंदर जब इजाफा होता है तो ये डेबिट हो रहे होते हैं, इसकी डेबिट साइड पे एंट्री होती है। और राइट साइड पे उन्होंने वो क्वांटिटीज़ शो कर दी है कि जिसमें जब इजाफा करना होता है तो क्रेडिट हो रही होती है एंट्रीज, ठीक है जी। इस वजह से उसने ये सारे लेफ्ट पे डेबिट वाली और राइट पे क्रेडिट वाली रख के इक्वल कर दी और इक्वल होती भी है ये, सही है जी। तो इस तरह उसने कह दिया है कि जी है फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। दूसरी बात उसे ये कर रहा है कि एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर टेम्परेरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के टेम्परेरी अकाउंट्स। क्यों कह रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा कि हर साल के जो भी अकाउंट्स होते हैं एक्सपेंसेस रेवेन्यू के उनको हम क्लोज करते हैं, उनका बैलेंस ले जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है जी। और इसी तरह बाकी जो अकाउंट है लायबिलिटी शेयरहोल्डर्स इक्विटी और एसेट इटसेल्फ जो है ये आपने देखा बैलेंस शीट के एक परमानेंट अकाउंट है, इनमें भी डिक्रीज हो रही होती है लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहे होते अकाउंट, ठीक है। ये बाकी ये आप देख लीजिएगा बड़ा सिंपल सा इसलिए लिखा हुआ है। बैलेंस शीट की थोड़ी सी तारीफ़ें करेगा, थोड़ी सी बुराइयाँ करेगा बैलेंस शीट की, वो मैं आपके साथ कर दे। तो क्या लिखना चाह रहे हैं, वैसे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अच्छे से बैलेंस शीट पढ़ी है, ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन मैं बताते देता हूँ जी। बैलेंस शीट एक स्टैटिक स्नैपशॉट है क्योंकि किसी इसमें से कह रहा है क्योंकि किसी भी डेट जिस पे बनाई जाती है ये उस दिन के एसेट शो कर रहा हो तो भले उसके अगले दिन ही आप अपना जो भी एसेट्स है उसके अंदर रद्दबदल कर ले, बैलेंस शीट उसको नहीं बता पाएगी, ठीक है। ये एक इसके अंदर चीज़ होती है बैलेंस शीट के अंदर, इस वजह से इसको कहा जाता है स्नैपशॉट। फिर वो इससे समझाना चाह रहे हैं, फर्ज करें कि इन्वेंट्री आपके पास है नहीं, जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हो कैश बहुत सारा पड़ा है, आपने उस दिन बैलेंस शीट बना ली और उससे अगले दिन ही आप इन्वेंट्री का ऑर्डर दे देते हैं और आप कैश भेज देते हैं, इन्वेंट्री आ गई कैश चला गया तो आपका सारा बैलेंस शीट जो बनाई थी वो सारा रद्दबदल उसके अंदर हो गया। ये इस वजह से ये कहना चाह रहे हैं कि बैलेंस शीट जो है ना इतनी जो है
अच्छा जो ट्रू जो है पिक्चर नहीं देती ऑर्गेनाइजेशन की, एक डेट की देती है लेकिन थ्रू आउट नहीं दे रही होती। वो बैलेंस शीट की एक बुराई ये भी कर रहा है, अपनी बुराइयाँ कर रही है ना बुराई है कि ये भी कर रहा है कि जी ये इसके अंदर जितने भी एसेट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस आपको पता है कि हिस्टोरिकल मीन्स हिस्ट्री। आप अगर कहें कि मुझे किसी भी जैसे कहूँ अपने पास गाड़ी, अच्छा यार ये कब ली थी, बस मीन्स आप ये डायरेक्ट ये पूछ रहे कि हिस्ट्री बताओ यार कब से आपके पास, तो आप ज़ाहिर उसके परचेज से स्टार्ट करेंगे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस तरह करके एक इसका बैकग्राउंड है। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस भी जब से खरीदी होती है उस उन रुपीज़ के ऊपर, उस प्राइस के ऊपर ये बैलेंस शीट के अंदर लिखी होती है। हालांकि सपोज़ कि अगर मैं जैसे सपोज़ के मैंने घर ख़रीदा है और जैसे एक कंपनी के लिए ऑफिस ख़रीदा है और मैंने वो 10 साल पहले ख़रीदा है, तो मैं उस डेट पे बैलेंस शीट के अंदर लिख देता हूँ। आज उसकी प्राइस हो सकता है 2-3 बिलियन उससे ज़्यादा चली गई हो। तो इस तरह अच्छा अब कह रहे हैं कि इस तरह के जो मसाइल है ये बैलेंस शीट के अंदर पाए जाते हैं। इसको हल करने के लिए है एक मेथड कांस्टेंट रुपी अप्रोच। कांस्टेंट रुपी अप्रोच का अभी डिटेल नहीं आई, मैं आपको बता देता हूँ। ये इसके अंदर अगर आया आगे तो डिटेल से डिस्कस करेंगे हम इसको। फिलहाल ये है क्या, वो ये है कि दो आप जैसे फ़र्ज़ करें, अब ये डिफरेंस है ना, अब ये कहते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर जो हिस्टोरिकल बेसिस पे लिखा होता है एसेट वो आज उसकी और ही वैल्यू होती है, लेकिन हम पीछे वैल्यू उठा के उसी के साथ ही चल रहे होते हैं। तो कांस्टेंट रुपी अप्रोच ये करेगा कि दो बैलेंस शीट को लेगा, ठीक है। तो अब दो बैलेंस शीट को जब लेगा, डेफिनेटली बैलेंस शीट तो साल बाद बनती है, तो दो बैलेंस शीट आप कोई भी ले ले भाई, एक आज इस साल वाली ले ले, 2 साल पहले वाली ले ले, तो 20 डिफरेंट ईयर की होगी। इसमें कह रहे हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ली और स्पेसिफिक टाइम ले इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट की उसके अंदर। इन्फ्लेशनरी मीन्स के जितनी भी इन्फ्लेशन महंगाई हुई, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि इस साल अगर वो दालें या साबुन है, आप देख रहे हो कि 10 साल पिछले साल से ज़्यादा रेट हो गया, तो जो इन्फ्लेशन है आप कह सकते हो उसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करें तो आप कह सकते हो 2-3 या 5% इंक्रीज़ आ गया इन्फ्लेशन के अंदर इस दाल या साबुन या घी के एतबार। इसी तरह बाकी एसेट भी अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर एडजस्ट कर देता हूँ, दो बैलेंस शीट जो जिसमें टाइम डिफरेंस है 2-3 सालों का, उनके अंदर मैं अगर उनको एडजस्ट करता था, इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देता हूँ उनके अंदर, और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद उनको देखता हूँ बराबर करता हूँ, तो ये अप्रोच को कांस्टेंट रुपी अप्रोच कहलाएगी। अभी आगे बात कर, ये एसेट बैलेंस शीट ही एक्सप्लेन कर रहा है। आपने देखा कि एसेट लेफ्ट साइड पे एसेट शो किए जाते हैं बैलेंस शीट पे, और राइट साइड पे लायबिलिटीज़ लिखी जाती है। जब आप उसको कॉलम पे एक तरह से लेफ्ट और राइट के आप उसकी फॉर्मेट पे देखते हैं बैलेंस शीट को, ठीक है। तो इसके अंदर एसेट कोई बात को एक्सप्लेन करने वाली नहीं है। ये है कंटीजेंट एसेट का वर्ड आपके पास अगर आता है फ्यूचर में, तो आप ये याद रखिएगा कि ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू जो है वो फ्यूचर में ही डिटरमिन कर सकते हैं, मीन्स कि आज आप उसके लिए श्योर नहीं है, ठीक है। ऐसा एसेट, इसके लिए वो एग्जांपल दे रहे हैं जी, लीगल क्लेम पेंडिंग, मीन्स कि फ़र्ज़ करें किसी कोई ऐसी चीज़ है वो आपने उसके कोर्ट के अंदर गए हुए, वो उसके ऊपर केस ही चल रहा है कि आप उसकी अभी क्लेम आपको पता ही नहीं है कि आप केस जीतेंगे उसके ऊपर कि नहीं जीतेंगे। हो सकता है वो आपके जिसके आपका दूसरा गेस्ट है बंदा, ओपोनेंट है, वो केस जीत जाए, तो आप अभी क्लेम नहीं है, तो आप उसको ये भी नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है, आप किसी भी आएगी। इसी तरह ऑप्शंस है, आपने देखा था कि ये भी टाइप्स है सिक्योरिटीज़ की। तो ये कंटीजेंट एसेट का वर्ड अगर क्या, बाकी सारी चीज़ें आसान है, मैंने पढ़ी है, एक्सप्लेन करने वाली नहीं। करंट एसेट्स में क्या क्या होते हैं, ये सारे करंट एसेट होते हैं। अगर ये चीज़ें आपको देखे कहते हैं करंट एसेट फाइंड करें, तो आपने ये इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत सिंपल है, अभी तक वही चल रही है। ये बात बताने वाली है कि इन्वेंट्री वैल्यू जो है वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर है। कंट्रोवर्शियल ये नहीं है कि इसके ऊपर लड़ाइयाँ हो जाती है इससे मतलब ये नहीं है, ये कि बैलेंस शीट के एतबार से इन्वेंट्री वैल्यू जो है वो कंट्रोवर्शियल इस सेंस पे कि आप इसको फाइफो मेथड से भी कर सकते हैं, लाफो मेथड से भी कर सकते हैं, एवरेज कॉस्ट पे भी कर सकते हैं। 20 के अगर आपके पास फ़र्ज़ करो कि घी के डब्बे पड़े हुए साल हो गए, आपको इन्वेंट्री आज उसकी आप वैल्यू फाइंड करना चाहिए, उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहिए। आप फाइफो लाइफो या एवरेज कॉस्ट के तीनों किसी मेथड से कर लेते हैं। और मज़े की बात, तीनों से करेंगे तो तीनों की आपको जो वैल्यू बनेगी रुपीज़ में वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसी तरह डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड, डबल डिक्लाइनिंग एक्सीलरेटेड मेथड लगाएंगे तो आप की जो मशीनरी है जिसकी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो डिफरेंट आएगी। तो 20 कह रहे हैं कि इस तरह के जो मामलात हैं बैलेंस शीट के अंदर ये चीज़ें तो शो करते हैं हम, लेकिन ये तो रिजल्ट तो एक जैसे नहीं आते हैं। फ़र्ज़ करें एक कंपनी एक तरीके से कर रही है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, दूसरे तरीके से कर रही है, एक फाइफो से कर रही है, एक लाइफो से कर रही है। दोनों की इन्वेंट्री भले इक्वल हो,
इन्वेंट्री की क्वांटिटी इक्वल हो लेकिन रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। तो ये बी से बुराइयाँ कर रहा है उसकी बैलेंस शीट की, ये भी एक बुराई थी। राइट साइड के ऊपर आपको पता है लाइबिलिटीज होती है, वही जो इक्वेशन हमने देखी थी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी मीन्स वो जो पैसा या वो तमाम चीज़ें जो ओनर लेके आया है उसको इक्विटी कहते हैं। लाइबिलिटीज़, उसको लाइबिलिटीज़ टोटल भी कर दिया जाता है, जैसे जी क्रेडिटर्स भी जो आपका डेट आया है उसके बिजनेस के अंदर या आपकी इक्विटी आई है, ये दोनों को ला के लाइबिलिटी कहते हैं, क्योंकि सेपरेट आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट के ज़रिए ये दोनों चीज़ें जो है बिज़नेस से अलहदा होती है। ठीक है, मालिक अपना पैसा भी बिज़नेस से वो अपने आप को ये नहीं कह सकते ये बिज़नेस और मेरा पैसा, मेरा बैंक अकाउंट और बिजनेस का बैंक अकाउंट का सेम है, ऐसे नहीं हो सकता। ये सेपरेट आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट है, उसके जरिए फिर जाहिर है दोनों ऑब्लिगेशंस ही होती है बिजनेस के ऊपर, दोनों बिजनेस के ऊपर एक तरह की लाइबिलिटी होती है, दोनों के पैसे उसने वापस करने होते हैं। इस तरह लाइबिलिटीज़ राइट साइड में शो ये कहना चाह रहे हैं। बाकी करंट लाइबिलिटीज़ हमें पता है क्या, ये सारा सब कर दिया, ये सारी चीज़ें हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पढ़ी है। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल आपको पता है, करंट एसेट को करंट लाइबिलिटी से माइनस करें तो आ जाता है टोटल इक्विटी जो होती है। टोटल इक्विटी, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताने वाली बता देता हूँ, कॉमन इक्विटी एक तो इसने लिखा हुआ है कि पेड इन कैपिटल लिखा हुआ है। सपोज करते हैं अभी कुछ थोड़ा सपोज कर लेते हैं, बहुत असल बातें कर ली, कुछ सपोज कर लेते हैं। अच्छा जी, एक शेयर है कंपनी का 10 रुपये का है, कंपनी बेच रही है 10 के रुपये के ऊपर, उससे जितने पैसे आएंगे वो कॉमन इक्विटी हो गई। फ़र्ज़ करें कंपनी का शेयर तो था 10 रुपये का, अभी कंपनी ने जब बेचा कुछ साल पर, पहले कुछ बेच दिए थे, कुछ साल पर कंपनी का कुछ और शेयर बेचते हम, कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ी, कंपनी ने और शेयर बेचे, 10 रुपये का शेयर था, कंपनी का बिका 12 रुपये का। जो 10 रुपये के हिसाब से जितने शेयर बेचे उसने 10 रुपये के हिसाब से जो वैल्यू बनी, सपोज के 100 शेयर बेचे, 10 रुपये के 10 रुपये वैल्यू थी और सीधा सीधा बन गया कितना जी 1000 रुपये। ठीक है जी, ये जो 1000 रुपये थे ये तो कॉमन इक्विटी के अंडर लिख देगा, और बाकी जो 2 रुपये, क्योंकि 12 का बिक रहा है तो उसको 100 शेयर को 2 रुपये के अलायंस मल्टीप्लाई करेंगे, 200 रुपये, ये होगा पेड इन कैपिटल। बीस जो पार वैल्यू होती है, पार वैल्यू वो वैल्यू जिसपे उसका एक कंपनी का स्टॉक या शेयर कंपनी ने अनाउंस किया है, उससे ऊपर जितनी भी पैसे मिलेंगे वो पेड इन कैपिटल कहलाता है। रिटेन अर्निंग में पहले एक्सप्लेन कर चुका आपको, तो आपको उम्मीद है कि उसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, आ गया टोटल इक्विटी। तो टोटल इक्विटी में आप देखें कि एसेट्स, जितने भी टोटल एसेट उनको लायबिलिटी माइनस करें तो इक्विटी बन जाती है। ठीक है, ये वही जस्ट इक्वेशन से उसने निकाला। इक्विटी की बजाय इसको डेट वर्थ कहें तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि हो सकता है लायबिलिटी एसेट से ज़्यादा हो, लायबिलिटी एसेट ज़्यादा हो तो रिजल्ट जो है इक्विटी लायबिलिटी भी आ जाएगा, तो इसको डेट वर्थ कहना ज़्यादा बेहतर है इस इक्वेशन को। ठीक होगा जी, आगे चलते हैं। ले जी, आगे अब बात कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। इसकी बेसिक इक्वेशन रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल टू इनकम होती है, और ये फ्लो स्टेटमेंट होती है भी पूरे साल का जो भी होती है, एक पिक्चर बयान कर रही होती है। ये जस्ट लाइक अ मूवी होती है कि पूरे साल की रिकॉर्डिंग सब मिले इसको। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देख चुके हैं कि ये वाली इक्वेशन जो है इससे ग्रॉस प्रॉफिट बनाया जाता है, सेल्स रेवेन्यू। अब जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली जाती है तो उस पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फिर इन्वेंट्री आती है, वो कहता है ये वो, तो फिर कंट्रोवर्शियल फिगर है, वही बात जो मैं ऊपर एक्सप्लेन की है उसको दोबारा से सुन ले। ये वर्ड 1 से लेके 6 तक ग्रॉस रेवेन्यू से लेके नीचे फार्मूला मैंने इसको नंबरिंग कर दी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने नंबरिंग उसको की है, बस जस्ट जो समझाने के लिए आपने को नंबरिंग कर दी है। ठीक है जी, ये फार्मूला से ऑपरेटिंग से में से अदर एक्सपेंस निकालेंगे, अदर रेवेन्यू। एबट का वर्ड जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मीन्स के जब ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से एक्सपेंसिव निकल जाएंगे या कोई अदर रेवेन्यू आता है तो उसको ऐड कर लेंगे, ऑपरेटिंग रेवेन्यू के बेस से ये जब फिगर आ जाएगा एबट बन जाएगा। उसमें से फाइनेंशियल चार्जेस मीन्स के अगर आपके बिजनेस का कुछ इंटरेस्ट लिया हुआ है, सॉरी डेट लिया हुआ, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो निकालेंगे तो पीछे ईबीटी रह जाएगा। ठीक है जी, ईबीटी बी अर्निंग बिफोर टैक्स। अभी टैक्स यहाँ पे किया तो पीछे नेट इनकम रहेगी। नेट इनकम वो है जिसको अपने फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट लिखते आए हैं। ये आपको एक बैलेंस शीट दिखाई गई है उन्हीं फार्मूलाज के ऊपर जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो अभी ऊपर देख के आए हैं। बाकी ये जो फिगर्स है, ये नेट सेल्स 1000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 500 ली है, ब्रैकेट इसलिए होती है कि माइनस को शो करने के लिए होती है। ये जितने फिगर्स हैं अज्यूम्ड है, फ़र्ज किए गए हैं, तो ये परेशान ना होइएगा, ये कहाँ से आ गए। सही है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अभी तीसरी स्टेटमेंट आपने देख रहे हैं कि स्टेटमेंट क्या यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी ये आपको ये बताती है कि जी कहाँ से पैसा कमाया और कहाँ कहाँ खर्च, भी एक्वायर्ड एंड यूटिलाइज इन
अकाउंटिंग पीरियड कहाँ से पैसा है कहाँ खर्च किया, ये वही सवाल है जिस तरह के सवाल हम बनने के बाद कबर में और क्या पता वाले दिन हो सकता है, होगा बल्कि, ठीक है। तो कहाँ से पैसा कमाया और कहाँ खर्च किया, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस में ये बताती है, ठीक है जी। अच्छा, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसके ना 3 कंपोनेंट होते हैं। भी इसके फर्ज करें पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो देखा जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो देखा जाता है, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो देखा जाता है, ठीक है जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती है जिसके लिए आपका बिजनेस बना हुआ है। सपोज कि अगर आपकी फ़र्ज़ करें घी बेचते, आप डालडा वाला घी बेचते, आपकी फ्रेंचाइज है या आपका बिजनेस है, शॉप है कोई, तो सारी एक्टिविटी जो घी से रिलेटेड होगी उससे पैसा आना जाना वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। इसका अगर कोई गाड़ी है, इस तरह की कोई मशीनरी रिक्वायर्ड है, उसमें जो इन्वेस्ट आप कर रहे होते हैं उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कह रहे होते हैं। या कोई आपने कोई गाड़ी बेच दी, न्यू गाड़ी ले ली बिजनेस के लिए, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और ये सारा पैसा जो है कहाँ से अरेंज हो रहा है, लोन्स ले रहे, डेट ले रहे, शेयर्स बेच रहे हैं, ये सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी आ जाता है। अच्छा, अभी यहाँ से आपके साथ ये डिस्कस कर रहा है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी जो 3 कंपोनेंट देखे थे हमने, ठीक है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग कंपोनेंट है उसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है जी। अब जो इनडायरेक्ट मेथड है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और 2 कंसेक्टिव ईयर की बैलेंस शीट से करके वो कैलकुलेट होता है। अभी इसकी एग्जांपल भी नीचे देगा। दूसरा जो मेथड है वो डायरेक्ट कैलकुलेट होता है। ये यहाँ पे इतनी क्लियरली इस वजह से नहीं आपको कैलकुलेट करके दे रहा क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हो चुके हैं, डायरेक्ट मेथड भी और डायरेक्ट मेथड भी। मैं भी आपको डायरेक्ट यहाँ पे इस वजह से नहीं पढ़ा पाऊंगा कि वहाँ पे बहुत लेंथी प्रोसीजर है कैलकुलेट करने का, इस वजह से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी रेफर करनी पड़ेगी। जहाँ तक इस सब्जेक्ट का ताल्लुक है तो इसमें जितना का आ रहा है आप उस तरह कवर कर ले तो वो काफ़ी है। जैसे कि अभी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए इनडायरेक्ट का मेथड ये हमारे साथ शेयर कर रहा है, ठीक है जी। ये सारी बातें जो है ये चले मैं आपको एक्सप्लेन कर। अच्छा, ये कह रहा है कि फ़र्ज़ करें आप इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे तो आप नेट इनकम जो है वो आपको कैलकुलेट आपने उठा ले लिए इसी तरह इनकम स्टेटमेंट के अंदर से, ठीक है। उसके बाद आपने वो जो डायरेक्ट कंसेक्टिव ईयर की बैलेंस शीट है उसमें से जो एसेट इंक्रीज इन एसेट्स होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स होगा, आपने उसके कैश फ्लो, क्योंकि अगर करंट एसेट भी इंक्रीज हो बीट के आपका कैश आउटफ्लो हुआ है तभी एसेट बढ़ती है ना, तो आपने इसको माइनस कर देना है। नीचे वो दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं। अगर लाइबिलिटी में इंक्रीज आ रहा है तो आपने इस फिगर को ऐड कर देना है, फिर आपके पास फिगर बच जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। अभी फ़िलहाल आप इस वाले जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन सेपरेट है, इसको आप 1 मिनट के लिए रुके, ज़रा छोड़ दें इसको। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दी है उसने, ठीक है। नेट इनकम उसने दी कहाँ से, इनकम स्टेटमेंट से। ऐड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस है वो कैश में नहीं हो रहा होता आपका, आप वैसे अपनी कैलकुलेशन के लिए माइनस कर रहे होते हैं। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, कैश के ऊपर चलती है, एक्रूवल के ऊपर नहीं चलती, ठीक है। तो एक्चुअल जो कैश आपने दिया है, ये एक्चुअल कैश जो आया है वो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं। एक्सपेंस से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कोई आपने खर्च नहीं किया कि वैसी वियर टीयर की वजह से आप खुद माइनस कर रहे होते हैं, तो आपने ऐड बैक करना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। अब इंक्रीज इन करंट एसेट जो था वो मैंने कहा था माइनस करना है और कंसेक्टिव ईयर की उसकी बैलेंस शीट से मिलेगा। तो अकाउंट रिसीवर में इंक्रीज ये आया और इन्वेंट्री में इंक्रीज ये माइनस कर दी, ये 1100 दोनों प्लस कर दिया और ये 500 माइनस करें तो ये फिगर बनता है 500 का, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी इसको अभी यहाँ पे 1100 पे रोक रहा है और इसी तरह अभी 1100 पे इतना प्लस करके छोड़ दिया। फिर ये करंट लायबिलिटी 2 कंसेक्टिव ईयर के लेके उनको क्यों प्लस करना होता है, क्योंकि कैश लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो बीच पैसा आपके पास आया है। तो आपने इन तीनों को, इसको 100 को 500 को प्लस करें दोनों को, फिर 1100 माइनस करें तो आपके पास ये 500 प्लस करें और ये 1100 माइनस करें तो आपके 100 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। ये कैश फ्लो फ्रो ऑपरेशन आ जाएगी। अच्छा, ये सारी फिगर जो है ज्यूम्ड है, हमें हमारे पास बैलेंस शीट नहीं है, ठीक है। अगर बैलेंस शीट दी होती तो मैं आपको वहाँ से दिखा देता। ये सिर्फ आपको दिखा रहा है कि ऐसे नज़र आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये समझ रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बड़े अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अच्छा, अभी आ जाए स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग।
20 के वो, और ये शेयर होल्डर इक्विटी स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो कि ये बताती है कि शेयर होल्डर का पैसा इस टाइम बिजनेस में कितना है, इक्विटी स्टेटमेंट है। ठीक है, इसकी इक्वेशन ये है, टोटल इक्विटी फाइंड अगर करनी है, कॉमन पार स्टॉक इशूड, जितने भी स्टॉक इशूड हो चुके हैं वो वैल्यू, पेड इन कैपिटल में आपको समझाया वो वैल्यू, रिटेन अर्निंग जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था किसी भी साल में वो सारे रखते रही, जो बिजनेस में रिटेन किया वो सब ऐड करें, टोटल इक्विटी आ जाएगी। इस वजह से इसका कुछ नीचे कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने ये नोट्स पढ़ लीजिएगा, बड़े सिंपल से नोट्स हैं, इसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। तो हमने फाइनेंशियल रेशोज़ की जो है लिक्विडिटी सॉल्वेंसी रेशियो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।